औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम कब सुनेंगे। नाज़रीन, पंजाब में बहुत बड़े जलसे से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने खिताब किया है और ये जलसा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बराह रास्त से इसको कवर किया जा रहा था और साइड स्क्रीन, बड़ी बड़ी साइड स्क्रीन लगा के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के कारकुन ने ये जलसा बराह रास्त उनका स्क्रीन पे देखा। तो इसी तरह कराची में मलिर का इलाका है, औसत S2 का एरिया सौदाबाद चुरंगी, यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई और क्या कहते हैं लोगों की बड़ी तादाद ने आके इस जलसे को देखा, हाफिज नईमुर रहमान साहब की बातों को सुना और ये बहुत अहम इशू था जिसके लिए जमात इस्लामी धरना दे रही है। और मैं ये कहता हूँ कि अवामी इशू पे कोई भी पार्टी हो, चाहे मुत्तहिदा हो, चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, तो पार्टी से बालाताख रखकर अवाम को अपने इशू के लिए घरों से निकलना चाहिए और अपने इशू के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो जो अच्छी बात है उसका साथ देना चाहिए और ये अवामी इशू है। तो ये लोड शेडिंग, बिजली का बिल और क्या कहते हैं IPPs जो क्या कहते हैं बिजली के उसमें कब्जा किया हुआ इन कंपनियों ने, और इसमें IPPs में बड़ी बड़ी जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं और भी बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप पर इतना टैक्स लग रहा है और आपके यूनिट इतने उस पर चार्ज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंशा ग्रुप है और जैसे शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, नवाज शरीफ की फैमिली है और इसी तरह अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, रज़ाक दाऊद हैं, ये सब वो IPPs हैं जिनकी जेबें भरी जा रही हैं अवाम से टैक्स लेके, अवाम के हुकूक पे डाका डाल के, मजबूर अवाम से, गरीब अवाम को लूट कर इनके खून पसीने की कमाई को पे डाका डाला जा रहा है, इनकी जिंदगियों से खेला जा रहा है। और इसके लिए मैं कहता हूं कि अवाम को बिल्कुल अपने हक के लिए निकलना चाहिए। आज निकलेंगे तो कल आपको कुछ हासिल होगा, अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए निकले। तो ये बहुत अच्छी बात है। और महंगाई के लिए जो हाफिज साहब इक़दाम उठा रहे हैं और जो बातें उन्होंने की है तो उस पर हम सबको साथ देना चाहिए। तो इसी को मैंने कवर किया है और मैंने कुछ इंटरव्यू भी लिए हैं और जलसे को भी कवर किया है। तो आइए अब हम आपको जलसे की कवरेज दिखाते हैं और इसके क्या कहते हैं जो इंटरव्यू जो आवाम से राय लिए और इसको हमने कवर किया है, इसको देखते हैं। और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे तक पहुंचाएं और इंशाल्लाह अब इसी तरह की कवरेज और इसी तरह से हम इंटरव्यू का आगाज कर रहे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका ताउन मेरी हौसला अफजाई करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे साथ सुहेब साहब हैं, ये अपना तारुफ और जमात से जो इनका रिश्ता है, जो ओहदा है, उसके बारे में ये खुद बताएंगे। और आज का हाफिज नईमुर रहमान का जो धरना है और उससे उन्होंने खिताब किया है, उस बारे में हम जानना चाहेंगे कि कराची में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कराची में जमात क्या करने जा रही है और किस हवाले से आगे जो हाफिज साहब कह रहे हैं उससे इनका क्या ला है हमारे। जी सुहेब भाई, तो भाई अब अपना नाम और तारुफ बता दें पूरे जमात इस्लामी। सुहेब बिलाल नाम है मेरा और जमात इस्लामी मलीर का मैं नाज़िम हूँ। जो हालात इस वक्त मौजूद है, सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त बिजली के बिलों का मसला है। ये ऐसा मसला है कि आप समझ लें ये बरकी दहशत गर्दी है। इस बरकी दहशत गर्दी की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी है और ये नेपरा के नाम पे जो इदारा कायम है, ये बेसिकली ये सारे जो बिजली जो प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको बेसिकली ये शेल्टर फराहम करता है। IPPs के नाम पर जो सारा काम हो रहा है, जो बिजली फराहम कर रही हैं, सबको पता है कि ऐसी कंपनी मौजूद है जिन्होंने एक यूनिट बिजली नहीं बनाई है और उनको पेमेंट की जा रही है। ये किस तरह का जुल्म है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये राइज है, इसी जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी उठी है और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इस मसले को हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में लेके उठी है। और ये धरना सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, ये धरना सबका धरना है, हर पाकिस्तानी का धरना है, हर पार्टी का धरना है, बच्चों का धरना है, बुजुर्गों का धरना है, ख़वातीन का धरना है, हर शख्स परेशान है। बिजली के जो मसला है सबसे बड़ा। दूसरा बड़ा मसला जो जमात इस्लामी एड्रेस कर रही है वो जमात इस्लामी जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया है, इनकम टैक्स का जो इन्होंने जो जमात इस्लामी इसको भी लेके उठ रही है। हाफिज साहब ने एक मुतालबे में से ये मुतालबा भी है इनकम टैक्स जो तनख्वाहदार तबका, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन की सैलरी जो है
सारे उनके काट देते हैं और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास वो जमा होते हैं। जमात इस्लामी इस मुतालबे को भी लेके उठी है कि तनख्वाहदार सबके पर टैक्स ना लगाओ, बल्कि जागीरदारों पर, जमींदारों पर और अमीरों पर टैक्स लगाओ। और ये एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी है कि गरीबों के बजाय अमीरों से टैक्स लिया जाता था। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जमात इस्लामी धरना दे रही है, जो कि अभी लियाकत बाग के करीब मरी रोड पे जा रही है। अच्छा, जैसा अभी आपने IPPs का जिक्र किया है, अब मेरे ख्याल में सुहेब साहब अब ये वक्त आ नहीं गया है कि जिसने इस पाकिस्तान को लूटा है, जिसने इस पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई है, तो उनको उनके नाम, उनके चेहरे, नाम के साथ, डेजिग्नेशन के साथ उनको उभारा नहीं जाए क्या? मतलब एक आम आवाम को पता है कि यहाँ पे IPPs में कौन कौन शामिल है, हुकूमत में, और हुकूमत के किनके बच्चे शामिल हैं, तो उन बेगैरतों से या उन लोगों से उनका नाम हाईलाइट नहीं होना चाहिए और टैक्स आवाम दे, ठीक है, एक एक चीज पे, और इनको सारी मराहत मिले, ये रिटायर होने के बाद भी, और इनको सब कुछ मिले, इनको पेट्रोल मिले, ये हमारे टैक्स से अयाशी करे। क्या इस चीज को अब वक्त ही आ गया है कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए? और क्या IPP जब एक आम आवाम जाती है तो क्या आप लोग, आप सियासी जमात, या आप लोग को नहीं पता इस IPPs में शहबाज शरीफ के बेटे का नाम है, इसमें जहांगीर तरीन इन्वॉल्व है, इसमें और दूसरी जो सियासी पार्टी, उनके बच्चे और उनकी फैमिली, मंशा ग्रुप के लोग शामिल हैं, तो उनको हाईलाइट नहीं किया जाए। अब मेरे ख्याल में बिल्कुल वक्त आ गया है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब किए जाए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट तो तय हो चुकी है और सबको पता चल गया है कि कौन लोग हैं ये IPP चलाने वाले। बात ये है कि जो हुकूमती पॉलिसी है, इनको लाके बैठाने वाली जो हुकूमत है ना, अच्छा मजे की बात ये है कि जो भी हुकूमत आती है, ये हुकूमत नहीं, जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, या चाहे वो PTI की हुकूमत हो, ये जो पावर सेक्टर है, इसको शेल्टर तीनों ने बना दिया है। तो ये जो दो रुख है शहरों का, ये बहरहाल आवाम के लिए परेशान हो रहा है। लेकिन ना एक कंपनी को आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं कि वो बिजली बनाए बगैर उसको पेमेंट दिया, ये किस तरह से उससे फायदा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये बिजली वो 1 यूनिट भी नहीं बना रहे हैं। जब 1 यूनिट नहीं बना रहे हैं तो कैपेसिटी के नाम के, मतलब कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे आप उससे पैसे ले रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, पूरी आवाम पैसे दे रही है। तो ये एक जुल्म है। मैं आवाम से कहूँगा कि देखें ये एक जुल्म है, तो इस जुल्म के खिलाफ मुस्तैद होना पड़ेगा। और कोई तो होगा ना, कोई तो होगा कि जो इसके खिलाफ लड़ेगा। जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान ने इसका अलम उठाया है, इसका बेड़ा उठाया है, तो जरूरी है कि इस वक्त हाफिज सईद रहमान का साथ किया जाए और ये जो लोग हैं इनका घेराव करना जरूरी है। लेकिन आप बाहर आएंगे ना, तो जब आप लोड शेडिंग होती है, आप घर में बैठ के पंखा चल रहे हैं, आप घर में बैठ के UPS लगा रहे हैं, आप जनरेटर लगा रहे हैं, आप सोलर लगा रहे हैं, भाई आप बिजली जाती है, आप रोड पे आके बैठे, आप घर में नहीं बैठे, आप रोड पे आके बैठे। देखिए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल गई, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर जुल्म का ये राज हो रहा है, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ट्रैक डाल देगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि बलीर की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के साथ है। इससे बलदियाती इलेक्शन में कराची की आवाम साथ है, इसका उन्होंने इजहार भी किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि असल आवाम की जंग लड़ने वाली कौन सी जमात है, और ये बात जमात इस्लामी इंशाल्लाह हाफिज साहब की क़यादत में इन IPPs को इसी धरने के नतीजे में इंशाल्लाह एक ऐसी चोट लगेगी कि आइंदा ये ऐसे मुआवजे करते हुए 100 मरतबा। तो साहब अब ये बताएं कि ये जो धरना हो रहा है, क्या ये ठीक है? मैंने भी सुना है, हाफिज साहब ने बोला है कि हमें अब लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें नहीं। तो ऐसा नहीं हो कि हम इसी धरने से ये जो यूनिट, इतने जो टैक्स लगे हुए बिजली के बिल पे, और ये जो 1 यूनिट शायद आपको खुद ही पता है कि कितने का हो रहा है, तो हम यही धरने से पहले खत्म करवाएं फिर उठे। तो जो करवाना है पहले उसको खत्म कराएं रिटर्न में, ठीक है? खास तौर पे ये काम तो हो सकता है ना कि भाई हम इसी धरने में हुकूमत से मुज़ाकरात हुए हैं और इतने यूनिट पर बिजली हमें कल से मिलेगी, इसलिए कि एक आम पब्लिक जो है वो इन पे एतमाद नहीं करती। और आपको ही पता है कि पीछे से डोरे कहाँ से चल रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या फिर से वादे वही होंगे और आवाम ऐसी रुलती रहेगी? तो देखें, ये जो जद्दोजहद होती है, ये सियासी जद्दोजहद होती है।
अब सियासी जद्दोजहद का रिजल्ट बार मरतबा फौरन नहीं आता है, ठीक है ना। अब आप अगर हम ये चाहें कि ITPs के ऊपर ये मुआहदा हुआ कल से ही जो है ना चीज़ तब्दील हो जाए और सारे टैक्स वापस हो जाए, लाजिम बात है, ये इतना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए अवामी प्रेशर मुस्तकिल देना होता है। और हाफिज साहब जो है ना बार बार इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात और धरना दोनों साथ चलेंगे। वो ऐसा धरना नहीं कह रहे हैं कि हुकूमती टीम आएगी और उसको जो है ना वो यकीन दहानी कराएगी और धरना खत्म हो जाएगा। हाफिज साहब ने वादे तौर पर कहा है कि धरना मुज़ाकरात साथ चलेंगे। मतलब यही है कि धरना अपने मुतालबात मनवा कर उठेगा इंशाल्लाह। और लाज़मी बात है, ये जो हुकूमतें हैं, ये हुकूमतों का तरीक़ेकार ही होता है कि ये अपने वादे से फिरते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिकत करते हैं। तो लाज़मी बात है सियासी जद्दोजहद है, इसका माइनस प्लस और जो है ना एज बहरहाल रखना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हाफिज साहब एक ऐसी क़यादत है कि इंशाल्लाह ये इसको लेके उठेंगे। जिस तरह कराची के अंदर सिंध असम्बली में धरना हुआ था, वहाँ से हमने वाटर बोर्ड का चेयरमैन, आपको याद होगा, वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर के अंडर में नहीं था, आपको याद होगा, उसी धरने के नतीजे में आया। इसी तरह जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला था, इसी तरह जो अख्तियारात का मसला था, उस धरने के नतीजे में आप वहाँ से धरने से जमात इस्लामी मनवा के उठी थी, उसके बाद धरना खत्म हुआ था। इंशाल्लाह इस धरने के जरिए कोई ना कोई इंशाल्लाह मुतालबा ज़रूर माना जाएगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये धरना पाकिस्तान की सियासत का नया रुख देगा। और बस मैं फिर गुजारिश यही करूँगा कि अवाम का बहरहाल ये काम है कि अवाम जागती रहे। धरना इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, लेकिन यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग चेन बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये तब्दीली आएगी। और इंशाल्लाह जब तब्दीली बाहर असल तब्दीली आएगी, वो बाहर निकलेगी, तो इंशाल्लाह इनके गिरबानों पे हाथ होगा। और ये अपने महलों में, और ये जो वज़ीर-ए-आज़म का जो महल है बहुत बड़ा, इसमें बना नहीं ले सकते। अच्छा, आपने आवाम की बात की शेख साहब, तो जाहिर है हम भी यही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारी देखिए, हम तो खुद समझते हैं कि जो मतलब हमने मैं अपनी अगर बात कर लूँ कि अपनी लाइफ में अगर कोई सियासी तंजीम का अगर ढांचा पाकिस्तान में अब तक, ठीक है, जो बना है, जो मैंने सही ढांचा देखा है, और वो मतलब आप कह लें कि गलियों की और सड़कों की जो जमात है, तो वो उनमें पाकिस्तान की तारीख में अगर अभी आप कह लें PTI है, लेकिन वो तंजीमी ढांचा, वो स्ट्रक्चर और वो मुनज़्ज़िम, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही पार्टी देखी, एक जमात इस्लामी और एक मुत्तहिदा। आप उनसे सौ इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो है। लेकिन अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो 70 और 80 की जमात इस्लामी थी, जो लोगों को बाहर निकाल लेती थी, ठीक है, और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा होता है, जो खास तौर पे जमात इस्लामी के वर्कर आगे बढ़ चढ़ कर काम करते थे, तो माजरत के साथ तो मेरे ख्याल में इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो चीज़ में अब नहीं देख रहा। मसा आप और इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, जो मतलब माहौल बना हुआ है, उसमें देखें अवाम तो अवाम हमारी पाकिस्तानी अवाम है, इनको जगाना पड़ता है, इनको सब पता है, लेकिन क्या है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल कह लें, आप जो भी कह लें, इनको जगाना पड़ता है, इनको जोड़ना पड़ता है कि भाई ये हम अपने लिए नहीं निकल रहे हैं। आप जमात इस्लामी से कोई भी पार्टी हो, आप उनसे 100 इख्तिलाफ करें, लेकिन अगर आपके इशू पे निकल रहे हैं तो आप पार्टी को बाला ताक रख कर आप कम से कम अपने लिए तो निकलें। ये मतलब देखें, मतलब मैंने ये फील किया है कि अब जैसे आपने ऐलान कर दिया कि जी सौदाबाद चौरंगी पे है या मज़ार कायद पे है या इस पे है, तो उसमें चाहिए गली गली लोग निकलें, डोर टू डोर जाएं, 1-2 घंटा पहले लोग मतलब थोड़ा सा मतलब आपके कारकुन वगैरह निकलें, कोई सफाई मुहिम चल रही है तो उसमें आपके बल्दियाती नुमाइंदे के साथ आपके कारकुन भी सफाई करें, तो वो चीज़ अब आजकल मुझे बहुत नजर आती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, गलतियों का इतराफ़ करना चाहिए, आपकी बात ठीक है कि जमात इस्लामी अवामी जो पॉलिटिक्स थी, काजी साहब जब तक थे उन्होंने किए। और आपको याद होगा जमात इस्लामी के धरने काजी साहब ने खुद जब अमीर जमात थे तो 2 मरतबा हुकूमत जमात इस्लामी की तहरीक से गिरी थी। तो अवामी तहरीक तो हमारी मौजूद है। बेसिकली जो मतलब यहाँ पे जो मुल्क के फैसले करने वाले हैं, उनके जो मामला हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मुत्तहिदा जो है एक तंजीमी क़ुव्वत रखने वाली एक तंजीम है और मैं इसको एग्री करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गलत ट्रैक पे चली गई, उसी ने हमारे इन इलाकों का हाल बुरा कर दिया। हमारे इन इलाकों में 35 साल से झाड़ू नहीं लगी थी, हमारे इन इलाकों के अंदर सीवरेज तबाह हो गया था, हमारी इसी इलाकों के अंदर जो है ना पानी आना बंद हो गया था, हमारी इन्हीं इलाकों के अंदर गलियों के अंदर रोडें बनना बंद हो गई। तो बात सिंपल सी है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी ने जो कॉल दिए वो इसके नतीजे में पब्लिक निकलेगी। और देखें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सियासी तहरीक है, ठीक है, सियासी तहरीक के अंदर आपको हिम्मत और सब्र के साथ आहिस्ता
آہستہ موو کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ اور پلان کے ساتھ چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہدف تک جاتے ہیں۔ پبلک کا بہرحال میں ضرور کہوں گا کہ پبلک جماعت اسلامی کی اس تحریک کو سن رہی ہے۔ میں پبلک کو نہیں بولوں گا کہ پبلک سو رہی ہے، پبلک جاگ رہی ہے۔ پبلک جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنے میں ابھی وہ ٹائم، میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم ابھی نہیں پہنچا، اس ٹائم۔ لیکن سیف صاحب میں جہاں پر سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے پبلک کو باہر نہیں لا سکتے۔ دیکھیں حالانکہ پبلک کو اگر میں ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں، لیکن اگر پبلک کو تھوڑا سا اور کنوینس کیا جائے، ڈور ٹو ڈور جائے اور جلسے سے جلوس سے پہلے اگر ان کو لایا جائے کہ بھائی آپ کے لیے ہے، تو میرے خیال میں اگر مطلب 50 میں سے کم 40% تو لوگ مطلب آئیں گے۔ تو تھوڑا سا مجھے یہاں پہ آپ کا مطلب ویک پوائنٹ لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا۔ یہ بات آپ کی، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں جانا چاہیے مزید، ہم تو جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مزید چیزیں اور کرنی چاہیے، بات آپ کی ٹھیک ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مزید پبلک کو بات کر کے نکالنا چاہیے، اور اس کا فرق پڑتا ہے ہمارا جانے سے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ گلی گلی جائیں، ڈور ٹو ڈور جائیں، لوگ نکلیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم مزید کریں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میں جو اسٹیٹمنٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ پبلک بہرحال جو پہلے تھی وہ پبلک اب وہ نہیں ہے، پبلک چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اور پبلک جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فیصلے جب وہ کر رہی ہے وہ بالکل ابھی ٹھیک کر رہی ہے۔ بس کچھ قوتیں ہیں کہ جو ہمیں 45 اور 47 کے چکر میں جو ہے رزلٹ پرچہ کچھ دے رہے ہیں اور رزلٹ کچھ مل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پبلک باہر آئے گی انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والا ہے، ابھی اس لیول پہ پہنچ گئے، شعور والی لیول پہ آ گئے، لیکن ابھی باہر نکلنے والا لیول پبلک اس پہ نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے مطلب اس کی بات کی تھی، متحدہ کا بھی ذکر آیا تھا، لیکن کراچی میں مطلب ہمارا جو ایرا ہے اس میں مطلب جو ہم نے دیکھا ہے تو اس میں جماعت اسلامی اور متحدہ زیادہ ہولڈ رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 70 سے 80-85 کی دہائی میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہولڈ تھا، پھر 85 سے آپ کہہ لیں کہ اس سے 95 تک متحدہ کا بڑا ہولڈ تھا۔ اس کے بعد پھر مطلب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی جو مطلب 80 سے 95 پہ متحدہ میں ہوئی، اور آپ کی اس میں تھی پیپلز پارٹی، تو ابھی وہ آپ کہنے کی بات نہیں ہے، مطلب کراچی کے لیے تو نہ کچھ کیا ہے اور نہ کرے گی آئندہ، جو مطلب نظر آتا ہے۔ ان کی تو پارٹی الگ ہے، اب وہ کس طرح سے آئے وہ سب کو ہی پتا ہے، اس بارے میں تو ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے۔ لیکن کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ متحدہ کے دور میں جو ہفتہ صفائی منائی جاتی تھی بلدیاتی اس حوالے سے، ان کے اپنے وزیر اور خود مطلب ان کے جو قائد تھے وہ نکلتے تھے، تو کیا ابھی آپ لوگ نے بلدیاتی جو ہفتہ صفائی میں نے ملیر میں دیکھی تو وہ ایک نارملی بس جیسے ایک وہ ہوتی ہے اس طرح سے تھی، کیا اس میں آپ کے مطلب جو بلدیاتی ظاہر آپ کام لے رہے ہیں تو اس میں جو گورنمنٹ کے ہیں وہ تو ہیں، کیا اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے اپنے کارکن، آپ کے اپنے لوگ بھی نکلتے جھاڑو پھوڑا لے کے اور وہ کام کرتے، صفائی کرتے تھے، ایک چیز بالکل نکل کے چلے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ بات کر رہے ہیں سیاسی اسٹینڈ، دیکھیں سیاسی اسٹینڈ یہ ہے کہ پوری تنظیم انوالو کیا جائے، ہاں، اور ایک ہفتے کی صفائی چلا دی ہے، بالکل، بقیہ 5 سال چھوڑ دیا جائے نہیں۔ لیکن دیکھیں یہ تو ایک اسٹینٹ ہے جو آپ کو یاد ہے کہ بھائی ہفتہ صفائی ہوتی تھی اور پورے مطلب قائد تحریک بھی جھاڑو پکڑے ہوتے تھے اور ممبران اسمبلی، ٹھیک ہے، وہ یہ سیاسی اسٹینٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹاؤن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہے، ساری مشینریاں کھڑی ہوئی تھیں بلاکس پہ، ساری مشینریوں کو نکال کے لائے، ٹھیک ہے، تقریباً 10 گاڑیاں ہم نے جو بلاکس پہ تھی ہم نے اس کو 6 مہینے کے اندر ہم نے اس کو آپریشنل کر دیا، اور اس کا سسٹم آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو چیزیں وہاں پہ چل بھی رہی ہیں، یہ ریگولر کا چیز ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ٹھیک ہے سیاسی اسٹینڈ کے لیے کی جا سکتی ہیں، اگر ہم سیاسی اسٹینڈ کرنا چاہیں تو ہم بھی ایک ہفتے کا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری قیادت الحمدللہ فیلڈ میں موجود ہے۔ چلے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو اس دھرنے سے اور اس سے عوام میں بھی شعور آئے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے، خاص طور پہ کہ الیکٹرک جو یہاں پہ فرعون بنی ہوئی ہے اور عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے لوگوں کو 25-25 ہزار 15-15 ہزار 35 ہزار روپے کرایہ ہے، تو اس میں وہ 20-25 ہزار بل کہاں سے دیں گے؟ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کے اسٹرگل اور آپ کے بہرحال جو چیز ماننے کی ہے کہ آپ لوگ فیلڈ پہ نظر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آگے بھی چاہیں گے کہ مطلب سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن عوام کے لیے جو نکلے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے کوئی سی بھی پارٹی ہو، عوامی ایشو پہ جو نکلے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے ایم پی او میں، اس پہ پبلک کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سیف صاحب آپ کے ٹائم دینے کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے، پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔
میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا، میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے 2 دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے، ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مضمون مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیک ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے امن کو ترجیح دی، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کو ترجیح دی۔ ہم واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے، اور 26 کے اوپر دھرنا ہوا، اور 0 پوائنٹ پہ دھرنا ہوا، یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا، اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ڈی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ڈی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دی ہے، ہم نے جد و جہد کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں حکمرانوں سے، ان کے وزیروں سے، ان کے مشیروں سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات میں انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئیں بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیت کریں، دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں۔ یہ کمیٹی بات کرتی رہے، 4 باتیں مانے، 5 باتیں نہ مانے، اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے۔ اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا، مذاکرات بھی ساتھ چلیں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے، نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا، اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا، 1-2 دن سے زیادہ مذاکرات کو طویل کیا، تو پھر ہم پیش رفت کریں گے، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے، اور پھر ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اور صرف اتنے ہی نہیں جائیں گے، میں جانتا ہوں کہ آج کی حاضری کل سے بھی زیادہ ہے، آج تو مائیں بہنیں بھی آ گئی ہیں، آج تو بچے بھی آ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ پہلا ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو، پہلا ٹاسک یہ ہے کہ کل یہاں مری روڈ پہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک تاریخی قوت کا، عوامی قوت کا اظہار کرو، تاکہ یہ جو فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، آئیے کل مغرب کے بعد جو تاریخی جلسہ عام یہاں مری روڈ پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی سرا نظر نہیں آنا چاہیے، اچھے لینس والے کیمرے بھی پورا احاطہ نہ کر سکے، یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں، قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو تاریخی جلسہ عام ہوگا، اور کل کے جلسہ عام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو چیز بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسے کے بعد ہی مارچ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم شروع کر دیں۔ اور ایک اور بھی ٹیکنیک یہ لگا سکتے ہیں، ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو، ان کو تھکا دو، یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے، یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے، یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے؟ تو بھائی وزیر اعظم صاحب اور جو آپ اور آپ کے وزراء اب جیسے بھی ہیں آپ
47 کی پیداوار ہے اور لا کر بٹھا دیے گئے ہیں. بہرحال آپ ابھی تو وزیر اعظم ہیں. اب جو بھی آپ ہیں, آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا پہلا پلان تو اے پلان تھا, جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا. جب آپ نے کنٹینر لگا دیے اور چاہ کے تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر لی, ہنگامے ہو گئے, گولیاں چل گئیں, گرفتاریاں ہو گئیں, جانیں چلی گئیں خدا نخواستہ, اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں, تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے پہ ایک وقت دیے اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ پڑاؤ ڈال دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تھکیں گے؟ آپ کو موجود رہنا ہے, آپ موجود رہیں گے. تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے. پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں. اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا, بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا, اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا, پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا, کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا, چترال میں بھی ہو رہا ہوگا, لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا, کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, مراکن میں ہوگا, گوادر میں ہوگا. پورے ملک میں شہروں پہ بیٹھ جائیں گے. حق دینا پڑے گا. آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی. بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی. تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا. مزدوروں کو حق, کسانوں کو حق, بلوچوں کو حق, پختونوں کو حق, مہاجروں کو حق, سندھیوں کو حق, پنجابیوں کو حق, اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں, سب پاکستان ہے. تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو, تم چاہتے ہو نفرتیں پروان چڑھاؤ, بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے. تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, لیکن پورے مکران ڈویژن میں انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی. تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے. لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے, رہا کیا جائے, چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے خیبر پختونخوا کے ہو. یہ پختونخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے. اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی. آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے, طاقت میں ڈالے اور ایک انقلاب سے ہمکنار کرے. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی, بلوچ قوم پرستی, مہاجر قوم پرستی, سندھی قوم پرستی, پنجابی قوم پرستی یا سرائکی قوم پرستی کی بات کریں. اپنی قوم سے محبت کریں, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, لیکن نفرتیں پروان نہ چڑھائیں. تقسیم نہ ہو, جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو, خود متحد ہو جاؤ. یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی, سی پی میں چلی تھی, بنگال میں چلی تھی, بہار میں چلی تھی,
उन जगहों पर तहरीक चली जिन्हें पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था। एक अजीबो गरीब किस्म की बात थी कि ये लोग तो लिसानियत पर तहरीकें चलाते हैं, जुग्राफिये पे तहरीकें चलाते हैं, जुग्राफिये और नस्ब के ऊपर, कबाइल के ऊपर मुल्क मांगते हैं। ये पाकिस्तान, मुसलमान कौन सा पाकिस्तान मांग रहे थे? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला पाकिस्तान मांग रहे थे। इसीलिए तो बंगालियों ने भी, इसीलिए तो पाकिस्तान में जो इलाके शामिल हुए यहाँ के लोगों ने भी, और मदरासियों ने भी, और तमाम इलाकों में यूपीसीपी के लोगों ने जबरदस्त तहरीक चलाई थी और घरबार छोड़े थे, कारोबार छोड़े थे। मशरकी पंजाब से जो लोग हिजरत करके यहाँ पहुंचे, काफले के काफले लुट गए थे, हजारों लाखों लोग शहीद हो गए थे, लेकिन इस सरजमीन पे आके सजदा अदा किया था कि हमें पाकिस्तान मिल गया, हमें हमारी मंजिल मिल गई। जालिमो, तुमने हमें तकसीम करने की कोशिश की है, खुदा तुम्हें तकसीम करे। हम मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह और हम मिलकर इस पाकिस्तान को हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे। जालिमों के खिलाफ लड़ेंगे और उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे कि जिन्हें अंग्रेजों ने जागीरें दी थी, जिन्हें अंग्रेजों ने जागीरें दी थी इस बुनियाद पे कि जंग आजादी जो यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे ताकि वो गद्दार इस जंग आजादी का रास्ता रोक सकें, उन्हीं की औलादें आज भी बहुत सारी जमीनों पे काबिज हैं। और ये जागीरदार जो अंग्रेजों के शागिर्द, उनकी अता करदा जमीनों के अमीन, उनकी औलादों में ये जमीनें चली गई, ये टैक्स भी नहीं देते और हुक्मरानी हमारे पाकिस्तान पे करते हैं। वजीर आजम साहब सुन लो, अब तुम्हें जागीरदारों पे टैक्स लगाना पड़ेगा। ये क्या बात है? तनख्वाहदार 370-75 अरब रुपए दे इनकम टैक्स और जागीरदार 4-5 अरब रुपए दे, ये नहीं चलेगा। इस हुकूमत ने किसानों के साथ क्या सलूक किया? इस हुकूमत ने इन किसानों का हक मारा, इस हुकूमत ने झूठ बोला। पहले कहा कि हम गंदुम खरीदेंगे, फिर मुकर गए, फिर कहा सब्सिडी देंगे, फिर मुकर गए, फिर कहा कर्जे देंगे और फिर मुकर गए हैं। कुछ नहीं दे रहे छोटे किसानों को, कुछ नहीं दे रहे काश्तकारों को। किसानों उठो, मजदूरों उठो और उठकर इन जालिमों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये धरना किसानों के लिए भी एक उम्मीद बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरों के लिए भी उम्मीद बन रहा है। और 37,000 रुपए तुमने मिनिमम वेज तय कर दिया। किन लोगों को 37,000 मिल रहे हैं? कितने परसेंट लोगों को मिनिमम वेज मिल रही है? सिर्फ 15 से 20% वो मजदूर हैं कि जिन्हें, जो हमारे रैकेट में आते हैं। आईपीबी और चार्ज करते हो इंपोर्टेड कोयले की कीमत, पूरी कौम का खून निचोड़ रहे हो, गरीबों का खून निचोड़ रहे हो, मिडिल क्लास लोगों का खून निचोड़ रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि टैक्स लगाए बगैर कोई गुजारा नहीं है। नहीं चलेगा। नौजवानों, मजदूरों, किसानों, उठकर खड़े हो जाओ। यही तो वक्त है कि अगर तुम उठकर खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह फतह तुम्हारी होगी और इन जालिमों को झुकना पड़ेगा। ये धरना घुटना नहीं, घुटने नहीं टेकेगा, हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए जो कमेटी भी आ रही है सोच समझ कर आए, धोखा नहीं चलेगा, फ्रॉड नहीं चलेगा। यहाँ कोई फॉर्म 45-47 का चक्कर नहीं है, ये जमात इस्लामी है। ये जमात इस्लामी है। तुमने कल भी देख लिया, आज भी देख लिया और आने वाली कल भी जलसा आम को देखोगे। और फिर वो जलसा आम सिर्फ कल मगरिब में नहीं, आज मैंने अपनी खवातीन की सेक्रेटरी जनरल जनाब हुमैरा तारिक साहिबा से बात की और उनसे कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, तो क्या अगर हम आपको पीर वाले दिन एक बड़े जलसा आम के लिए बुलाएं तो आप तैयार हैं? उन्होंने कहा हाफिज साहब, हमें तो पहले ही अंदाजा हो गया था
हम पहले ही लोगों से कह चुके हैं, खवातीन का भी पीर वाले दिन तारीखी जलसा आम होगा, तारीखी धरना इस मरी रोड पर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए अभी तो सफर शुरू हुआ है, हम बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, तमाम हुकूमत के लोगों को, तमाम इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि हम सीरियस लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। पुरअमन तरीके से हमने तमाम बातों को मलूज रखा है। अगर हमने कोई बात ऐसी आपकी मानी है कि जिसके नतीजे में बदअमनी न फैले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुतालिबात से दस्तबरदार होंगे, रद्दी बराबर भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह, हक लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं जमात के नज़म के साथियों से भी कहना चाहता हूं, शुरू में तो होता यह है कि लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है चलाएं, अभी चलाएं, लेकिन वक्त गुजरता जाता है तो फिर कहते हैं आपके साथ जरा ये वाला रास्ता नहीं हो सकता कि हम अभी जरा इब्तिदाई तौर पर उधर चले जाएं, फिर उधर से उधर चले जाएं, और फिर उसके बाद जो है हम दोबारा से आ जाएं। तो मैं तमाम नज़म के साथियों से, उमरा अज़ला से, जिम्मेदारान से भी कहना चाहता हूं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्यों काशिफ चौधरी साहब, ताजिर साथ देंगे कि नहीं देंगे? कल से ताजिरों के काफले आना शुरू हो जाएं और सनतकार यहां पर आए। ये धरना सबका धरना है, ये पीटीआई के वर्कर का भी धरना है, ये नून लीग का भी अगर कोई वर्कर बचा है तो उसका भी धरना है, ये पीपल्स पार्टी का भी कोई बचा है तो उसका भी धरना है, ये मजहबी जमातों के लोगों का भी धरना है, ये 25 करोड़ लोगों का धरना है। और नौजवानों, मैं खास तौर पर तुमसे कहता हूं कि अगर कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे उलझाने की कोशिश करे, नून लीग से लड़ाने की कोशिश करे, पीटीआई से लड़ाने की कोशिश करे, तो आप इस चक्कर में मत आना। यकीन करें, पीटीआई के 99% लोग इस वक्त इस धरने से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। आप पर उनकी निगाहें हैं, चंद लोग डी ट्रैक उनको करना चाहते हैं, लेकिन आप डी ट्रैक ना हो, सबको मोहब्बत का पैगाम दें। सब हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के लोग हमारे हैं। पाकिस्तान का हर वो फर्द जो बिजली का बिल देता है वो आपके धरने से उम्मीद लगाकर बैठ गया है। मायूस मत होने देना, हिम्मत कम मत करना, डटे रहना, हम खड़े आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह, आपको भी मायूस नहीं करेंगे अल्लाह की तौफीक और उसकी सआदत से। इसलिए अब ये धरना चल पड़ा है और शुरू हो चुका है। खात्मा या ये उस वक्त खत्म होगा जब हमारे मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। मैंने बलोचिस्तान का तज़किरा किया है, मैंने अभी खैबर पख्तूनख्वा की बात की है। इन्हें अमन चाहिए और आजादियां चाहिए, और हमारा ये मुतालबा तो सबने ही मान भी लिया कि पाकिस्तान किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबने तस्लीम किया है, हमने भी इसको फेस वैल्यू पे माना है। लिहाजा ऐसे सारे इक़दाम भी खत्म किए जाएं जो हालात को बिगाड़ने का सबब बनते हैं। लेकिन मैं खास तौर पर सिंध की बात करूंगा, जिसमें अपर सिंध में इस वक्त सूरत हाल यह है कि डाकुओं का राज है, और वहां पर कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को उठा लेते हैं, अगवा बनाने का आह्वान करते हैं, और वहां उन्होंने न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू बिरादरी के लोगों को भी अगवा करते हैं कि कारोबारी बिरादरी से ज्यादा माल मिलता है। वैसे तो जाकर बिलावल मंदिरों में आरतियां उतारते हैं, लेकिन अपने सिंध की हिंदू बिरादरी को हक नहीं दे रहे हैं, उनको अमन नहीं दे रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं दे रहे हैं। ये सूरत हाल है और लोग परेशान हैं, और बड़े बड़े सरदार इन डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के इदारों से भी कहना चाहता हूं कि कैसे ऐसी भारी भरकम मशीनरी उन डाकुओं के पास आ जाती है, कौन इसका जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत 16 साल से लगातार हुकूमत में है, पीपुल्स पार्टी लगातार हुकूमत कर रही है, सिंध के लोग महफूज नहीं है। सिंध का कैपिटल कराची है, वहां माशी दहशतगर्दी है, स्ट्रीट क्राइम है, नौजवान कत्ल हो रहे हैं, के इलेक्ट्रिक माफिया का राज है, लूट मार का निजाम है, लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, और सड़कें टूटी हुई हैं। पाकिस्तान की सनत चलाने वाला कराची, 54% एक्सपोर्ट करने वाला कराची, उसकी सनतों को यूटिलिटीज नहीं मिल रही है, और ये शहबाज बिलावल हुकूमत कोई हक देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये धरना कराची वालों का धरना भी है, पूरे सूबा सिंध का धरना भी है, पिशावर वालों का धरना भी है, कबाइल का भी है, पूरे केपी का धरना है, ये धरना पूरे बलोचिस्तान का धरना है, गवादर और मकरान का भी है,
اور स्पिन बोल्डक और शोक का और कोयटा का भी है, सबका धरना है। ये पूरे पंजाब का धरना है। ये डेरा गाजी खान से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर पिंडी तक, पिंडी से लेकर अटक तक और इधर नारोवाल तक सबका धरना है। ये धरना सबका धरना है। ये सबकी उम्मीदों का मरकज है। कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। इसलिए डट कर खड़े हो जाओ और इस उम्मीद के चिराग को जलाते रहो। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? जब हम तहरीक चलाएंगे, जब हम आवाम के हुकूक की तहरीक चलाएंगे, इस धरने से मुतालबात मनवाएंगे, तो फिर पूरे कौमी एजेंडे के साथ, पूरे कौमी एजेंडे के साथ हम घर घर जाएंगे, राब्ते करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, अवामी कमेटियां बनाएंगे। अब जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा अवामी जमात बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला।